हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ शाह उमर की परी। शाह उमर की परी भाग 42। शहर धनबाद में अपने उजड़े हुए सपनों का बोझ लिए परी बोझल कदमों से उदास चेहरा लिए आंखों में आंसू लिए अपने मम्मी पापा के पास पहुंचती है। आशिफ ने उसे पहले ही उमेर को जान से मारने की धमकी दी होती है, जिससे वो चाह कर भी अपने मम्मी पापा को कुछ बता नहीं सकती। अरे बेटा, आ गए तुम लोग, बहुत देर कर दी आने में। और परी बेटा, तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई है? उमेर कहाँ है? वो नहीं आया? नादिया जी उनको आते देखकर कहा तो परी उनके गले लगकर रोने लगती है। अरे अरे, क्या हो गया बेटा, तुम अचानक से रो क्यों रही हो? हसन जी और नादिया जी ने एक साथ कहा। वो अंकल, असल में बात ऐसी है कि उमेर के घर से फोन आया कि उसकी बहन की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए उसे वापस जाना पड़ा। साथ में जाते हुए उसने परी से कहा कि वो उससे प्यार नहीं करता है, उसका रिश्ता पहले ही कहीं और लगा हुआ है, वो बस परी के साथ टाइम पास कर रहा था, इसलिए यह रो रही है। आशिफ ने कहा, मगर बेटा वो ऐसे कैसे कर सकता है? ऐसा लड़का तो वो मुझे बिल्कुल नहीं लगा। हसन जी ने कहा, वो कैसा लड़का है मैं अच्छे से जानता हूँ अंकल। छोड़िए ये सब, और एक खुशखबरी है आप सबके लिए। आशिफ ने खुश होते हुए कहा। कैसी खुशखबरी बेटा? हसन जी ने पूछा। परी मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गई है और हम दोनों ने फैसला किया है कि हम इसी हफ्ते शादी करेंगे। आशिफ ने कहा तो सब हैरत से एक दूसरे को देखने लगते हैं और परी बस रोते ही जा रही होती है। परी बेटा, ये आशिफ क्या कह रहा है? नादिया जी ने परी को खुद से अलग करते हुए कहा। यह सच कह रहा है मम्मी, उमेर ने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं आशिफ से शादी करूंगी। परी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, बेटा अचानक से ये कैसा फैसला कर लिया तुमने? हो सकता है उमेर की कोई मजबूरी हो, उसे कॉल लगाओ, मैं बात करती हूँ। नादिया जी ने कहा। रहने दीजिए आंटी, अब कोई फायदा नहीं है। उसने जाते जाते अपने मोबाइल का सिम हमारे सामने निकालकर पानी में फेंक दिया है। आशिफ ने कहा। अच्छा चलो ठीक है, इस बारे में हम घर पर बैठकर बात करेंगे, पहले घर चलते हैं। हसन जी ने कहा। फिर वो परी को अपने साथ लेकर गाड़ी की तरफ चले जाते हैं। कौन सा जादू सुंघा दिया इसे जो ये तेरे हाँ में हाँ मिला रही है? रफीक साहब ने आशिफ से पूछा। बस यूं समझ लो पापा, उड़ती चिड़िया के पर काट डाले मैंने, उसकी जान मेरे पास बोतल में कैद है। चलो चलते हैं, आपको शादी की तैयारियां करनी है कि नहीं? आशिफ ने हंसते हुए कहा। यानी कि वो लड़का एक जिन है जिसके लिए ये लड़की रो रही है? रफीक साहब ने कहा। हाँ पापा, इस परी को भी अपनी दादी की तरह जिन से मोहब्बत हो गई है, मगर मैं क्या करूं? ये मेरी मोहब्बत है, मैं इसे ऐसे आसानी से कैसे जा सकता हूं? आशिफ ने कहा। बेटा तू सुधर जा वरना फंस जाएगा अपने दादा की तरह। रफीक साहब ने कहा। पापा अभी मैं कोई भी प्रवचन सुनने के मूड में नहीं हूँ, चलो चलकर गाड़ी में बैठो, आशिफ ने कहा। फिर वो दोनों आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। परी अपनी मम्मी के कांधे पर सर रखकर बस रोए जा रही होती है, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे होते। बार बार उसे ख्याल आता है कि काश वो यहाँ घूमने ना आती, काश वो आसिफ पर भरोसा ना करती और उसे उमेर के बारे में ना बताती, तो आज उसका उमेर आज़ाद होता। न जाने आशिफ उसके साथ क्या करेगा, उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। परी बेटा चुप हो जाओ, कितना रोओगी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उमेर हमसे बिना मिले कैसे चला गया, इतनी क्या जल्दी थी उसे? नादिया जी ने कहा। मगर हसन जी समझ चुके होते हैं कि कुछ तो गलत हुआ है, वरना परी को उन्होंने इस तरह कभी रोते हुए नहीं देखा। आशिफ अपने कमरे में जाकर बोतल सामने रखता है जिसमें उमेर कैद रहता है, उसका गुलाम जिन भी वहीं पर हाजिर रहता है। आशिफ उमेर के कपड़ों की बनी बत्ती को जलाता है और कहता है, बस तुम्हारी जिंदगी के 40 दिनों में से अब 38 दिन और बचे हैं। जिन जादे, जैसे जैसे मैं हर रोज एक बत्ती जलाऊंगा तुम कमजोर होते जाओगे और मैं ताकतवर। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है आशिफ? मैंने और परी ने तो तुम्हें अपना दोस्त समझा था, तुमने हमें धोखा दिया। तुम अपने अम्ल का इस्तेमाल किसी की जिंदगी बर्बाद करने में कर रहे हो, देखना कभी कामयाब नहीं होगी। उमेर भारी आवाज में कहता है। तेरी गलती बस इतनी है कि तूने मेरी मोहब्बत को मुझसे छीनने की कोशिश की, जबकि तू जानता था कि मैं परी को कितना चाहता हूँ, और तू मुझे सिखाएगा कि क्या सही है क्या गलत?
तूने तो खुद कुदरत के खिलाफ जाकर एक इंसान से रिश्ता बनाया है। वैसे तुझे एक बात और बताऊं, सुनकर तेरा खून खौल उठेगा, मगर तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आशिफ ने हंसते हुए कहा। तुम क्या करने वाले हो मेरी परी के साथ? उमेर ने कहा। तुम्हारी परी के होठ बहुत रसीले हैं, अभी तक स्वाद आ रहा है मेरे होठों में। आशिफ ने उमेर को चिढ़ाते हुए कहा। बदजात, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने परी को छुआ? जान से मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा तुझे, निकाल मुझे बाहर। उमेर गुस्से में बोतल की दीवार पर मुक्के से बार बार मारते हुए कहता है। हाँ, अब कुछ नहीं हो सकता। जिन ज्यादा तेरे जितने हाथ पैर मारने हैं मारो। वैसे तुम्हें पता है उसने तो मुझसे शादी के लिए हाँ भी कह दी। वैसे डोंट वरी, तुम्हें अपनी शादी की बिरयानी जरूर खिलाऊंगा। आशिफ ने हंसते हुए कहा। उमेर घुटनों में सर रख के रोता रहता है। वो बुरी तरह से फंस चुका होता है। इस दुनिया में उसे बचाने वाला कोई नहीं और उसकी दुनिया के लोग उसके हाल से बेखबर होते हैं। रात को हसन जी और नादिया जी परी के कमरे में आते हैं। परी बेड पर बैठे घुटनों में सर दिए रो रही होती है। परी बेटा, कुछ तो तुम हमसे छुपा रही हो, तुम्हें मेरी कसम है, बताओ। हसन जी परी को अपनी कसम देते हुए कहते हैं, मगर वो खामोश रहती है। बेटा, आखिर अचानक तुमने आशिफ से शादी के लिए हाँ क्यों कह दिया? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो? नादिया जी ने प्यार से परी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। मम्मी पापा, आज मैं आप लोगों को सब सच बताऊंगी, मगर आप लोग प्लीज आशिफ से कुछ मत कहना, वो मेरे उमेर को जान से मार देगा। मैं कुछ समझा नहीं बेटा, साफ साफ कहो, भला आशिफ क्यों उमेर को मारेगा? हसन जी ने कहा। पापा, असल में उमेर इंसान नहीं है, बल्कि वो एक जिन है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये बात आशिफ को पसंद नहीं आई और उसने धोखे से उमेर को बोतल में कैद करके रख लिया है। मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो उमेर को मार देगा। परी ने दर्द भरी आवाज में कहा। क्या कहा? उमेर एक जिन है और तुम उससे प्यार करती हो? बेटा, तुम्हारा दिमाग तो सही है, जिन से मोहब्बत करना सही नहीं है। हसन जी ने कहा। मैंने कहा ना पापा आपको, इसके कमरे से अक्सर भीनी खुशबू और बात करने की आवाज आती है। मम्मी पापा, मोहब्बत तो कभी भी किसी से भी हो सकती है, दिल पर कब किसका जोर चला है। एक इंसान के रूप में शैतान से मोहब्बत करने से अच्छा है कि मैं जिन को फरिश्तों की तरह मासूम है उससे मोहब्बत करूं, परी ने कहा। मगर बेटा, जिनों से रिश्ता रखना अच्छा नहीं होता, समझो तुम्हारी दादी का वाक्या पता है ना तुम्हें? आधी पागल हो गई थी वो, हसन जी ने कहा। मम्मी पापा, मेरी मंगनी उमेर से उसकी दुनिया में हो चुकी है और मैं उसे ही अपना सब कुछ मान चुकी हूँ, परी ने कहा। तो क्या तुम उनकी दुनिया में भी जा चुकी हो? नादिया जी ने सवाल किया। हाँ मम्मी, 2 बार उमेर की दुनिया में गई हूँ मैं। बहुत ही खूबसूरत है उसकी दुनिया और वहाँ के लोग भी, परी ने कहा। मगर बेटा, हसन जी कहते हुए रुक जाते हैं। पापा, आपको पता है अगर उमेर नहीं होता तो आज हम भूखे मर रहे होते और आप अपने पैरों पर कभी चल नहीं पाते। उसने आपकी जान बचाई और हाँ, उमेर उन्हीं का पोता है जिससे दादी मोहब्बत करती थी और मैं उमेर से इस आईने के जरिए मिली थी, परी ने आईने की तरफ इशारा करते हुए कहा। परी एक एक करके सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताती है। उस आशिफ की इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को छुआ उसने, जान से मार दूंगा उसे, हसन जी ने गुस्से में कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। हसन जी जाकर दरवाज़ा खोलते हैं तो आशिफ सामने मुस्कुराते हुए खड़ा होता है। अंकल, मुझे मेरा नाम सुनाई दिया तो सोचा कि क्यों ना चलकर बात कर ली जाए, आशिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। बदतमीज, भरोसा किया था हमने तुझ पर और तुमने क्या किया? तेरी हिम्मत कैसे हुई परी के साथ गलत करने की? हसन जी ने आशिफ को तमाचा मारते हुए कहा। बुढ़े, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर हाथ उठाएगा? तेरी बेटी एक जिन के साथ रातें काली कर रही थी, तब तो तुझे बुरा नहीं लगा और मैंने एक बार छुआ तो तेरी अंतरात्मा जाग उठी। अच्छा लगता था तुझे व्हील चेयर पर देखकर, बल्कि मैंने तो तुझे दुनिया से उठाने का इंतजाम भी किया था, मगर किस्मत से तू बच गया और फिर उस जिन ने तुझे ठीक कर दिया। आशिफ ने हसन जी का कॉलर पकड़ते हुए कहा। आशिफ, छोड़ो पापा को, परी ने आशिफ का हाथ अपने पापा के हाथ से छुड़ाते हुए कहा। आशिफ का ये रूप देखकर सब हैरान थे। लो, छोड़ दिया, तुम्हारी तो हर बात माननी पड़ेगी, आखिर बीवी जो बनने वाली हो मेरी,
आशिफ ने बेशर्मी से कहा। तुम पापा को क्यों मारना चाहते थे? उन्होंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? परी ने कहा। क्योंकि एक यही थे जो उस वक्त मेरे और तुम्हारे बीच की दीवार बन रहे थे। हाँ अंकल, उस दिन आपने क्या कहा था कि आशिफ ऐसा हाल रहा तो मेरी बेटी तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगी। काली जुबान बुड्ढे की, इसीलिए अपने दोस्त से कहकर उड़ा दिया था। फिर मुझे लगा चलो हॉस्पिटल में थोड़ी मदद कर दूंगा तो शायद मैं तुम्हें पसंद आ जाऊं, मगर नहीं, साला दिन रात पड़ा रहा तुम्हारे हॉस्पिटल में। मैं रहा और तुम्हें मोहब्बत उस जिन से हो गई। वाह, आशिफ ने हंसते हुए कहा। तुम किसी को खुद से जबरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते, उस लायक तुम्हें बनना होगा। बहुत ही गिरे हुए और घटिया किस्म के इंसान हो तुम, घिन आती है मुझे तुमसे। परी ने कहा। लगता है तुम भूल गई हो कि तुम्हारी जान मेरे पास कैद है। कोई बकवास नहीं, कान खोलकर सुन लो तुम तीनों, कल ही हमारी शादी होगी। तैयारियां कर लो और अगर जरा सी भी चालाकी की तो तुम्हारे उमेर की लाश तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। आशिफ कहता है, फिर वापस अपने घर चला जाता है। या अल्लाह, ये कैसी मुसीबत सर पर आन पड़ी है हमारे। अब हम क्या करेंगे? मैं तो आशिफ को बहुत अच्छा समझती थी, मगर ये तो। नादिया जी ने रोते हुए कहा, यह लड़का बहुत जुनूनी है। यह जब परी के लिए मेरा एक्सीडेंट करवा सकता है तो ये कुछ भी कर सकता है। हसन जी ने कहा, पापा उमेर को बचा लो पापा। आशिफ के पास एक भयानक शक्ल वाला गुलाम जिन है जिसके पास उमेर कैद है। परी ने कहा, बेटा आशिफ अलीम है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब बस सब अल्लाह के हवाले रखो, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। हसन जी ने कहा, पापा कल वो मुझसे शादी करने वाला है और मैं उमेर के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। परी कहते हुए फिर रोने लगती है। सही कहा था बेटा तुमने कि शैतानी फितरत वाला इंसान ज़्यादा खतरनाक होता है। एक फरिश्ते जैसे जिन के साथ उमेर ने एक फरिश्ते की तरह मेरी जान बचाई, हमारे घर के हालात बदतर किए। आज वो खुद इन सबका शिकार बन बैठा। मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे शादी करके भी उसे आज़ाद करेगा। हसन जी ने परेशान होते हुए कहा। तो दोस्तों, ये था शाह उमर की परी भाग 42। इसका अगला भाग आप जल्दी ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अपना ख्याल रखें और सुनते रहें शाह उमर की परी।